हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्हें जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर एक मंडल तैयार हुआ जिसे हमने क्या कहा? जीव मंडल या जैव मंडल। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। तो वैसे ही उसी सीरीज को शुरू करते हुए हमें क्या पढ़ना है? आज हम स्थलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। स्थलमंडल की बेसिक जानकारी को आज हम प्राप्त करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो स्थलमंडल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्थलमंडल क्या होता है। एक प्रकार से कहना चाहिए कि एक ठोस या दृढ़, यानी कहना चाहिए खंड, जो पृथ्वी की ऊपरी जो परत होती है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्थलमंडल। ठीक है, ऐसा भाग जो ठोस है, जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, जिन पर हम किसी कहना चाहिए इमारत का निर्माण करवा सकते हैं, या फिर क्या जिस पर जो है जो हमारी भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं स्थलखंड। ठीक है, ये जानते हैं ना आप सब लोग? ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो उसी क्रम में हम स्थलमंडल को आज पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि स्थलमंडल क्या होता है। ठीक है, स्थलमंडल को भी 2 भागों में बांटा गया। उन कौन कौन से भागों में? महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। ठीक है, ये स्थलमंडल के 2 भाग बांटे गए हैं। महाद्वीप क्या होते हैं? एक बहुत बड़ा जो भूखंड का जो भाग होता है जिसमें कई सारे देश सम्मिलित हैं, तो उनको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। यानी एक ऐसा स्थलखंड जिसमें बहुत सारे दृढ़ स्थलखंड, जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हैं। जैसे कि अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से आते हैं? हमारा भारत देश किसमें आता है? एशिया में आता है। अरेबियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जापान है, रूस है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे जो देश हैं ये किसमें आते हैं? ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही हमारे जो महाद्वीप है, विश्व में कितने महाद्वीप है? कुल 7 महाद्वीप है। ठीक है ना, अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं तो विश्व में कई कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीपों में इनका विभाजन किया गया है। इन महाद्वीपों का जो अध्ययन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, धीरे धीरे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने इकट्ठे सारा पढ़ लिया ना तो सब कुछ हौच-पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि सारा चैप्टर क्लियर होता जाए। ठीक है, तो ये जो महाद्वीप है वो 7 महाद्वीप है। और ये महाद्वीप, जैसे हम एशिया महाद्वीप में रह रहे हैं, भारत तो एक स्थलखंड तो ही है। कई जो भी देश है, ऐसा तो है नहीं कि पानी के अंदर डूबा हुआ कोई देश हो, ऐसा नहीं है ना। तो ये जितने भी स्थलखंड है ये क्या कहलाते हैं? महाद्वीप कहलाते हैं। एक बड़ा भूभाग, ठीक है, भूभाग मतलब एक बड़ी सी जमीन जिस पर जो है कई सारे देश सम्मिलित हैं। उसमें कई सारी भू आकृतियां, जैसे वहां पे पर्वत होंगे, पठार होंगे, मैदान होंगे, ठीक है, नदियां बह रही होंगी, झीलें होंगे, तालाब होंगे। तो ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। और ऐसा नहीं कि एक महाद्वीप में सिर्फ एक ही देश होगा, कई सारे देश उसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, इतनी जानकारी इस वीडियो में हमने महाद्वीप के बारे में प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? महासागरीय बेसिन। ठीक, अब ये महासागरीय बेसिन क्या है? ठीक है, बहुत बड़ी, जैसे कि हमने कहा, एक बहुत बड़ा भूभाग क्या कहलाता है? आपका महाद्वीप कहलाता है। तो जो बड़े बड़े जलाशयों का जो भाग है वो क्या कहलाते हैं? महासागरीय बेसिन कहलाते हैं। तो आप ये पूछेंगे फिर जलमंडल के अंतर्गत आपको क्या पढ़ेंगे? आपके मन में प्रश्न आएगा ना कि अगर महासागरीय बेसिन स्थलखंड का भाग है तो फिर हम जलमंडल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? देखिए, जलमंडल में क्या आता है? आपका जलीय भाग। यानी मैंने आपको बताया था जितने भी महासागर हैं वो किस में आएंगे? जलमंडल में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन महासागरीय बेसिन से तात्पर्य क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितने भी महासागर हैं, अब एक बात बताइए, महासागर अगर आपने किसी ने देखे हो, या चलिए महासागर छोड़िए, आप एक छोटी सी वो ले लीजिए। आपने नदियां तो सबने देखी होंगी, नदी तालाब ये तो सबने देखे होंगे। अच्छा, ये बताइए नदी तालाब होते किसके ऊपर है? अब ऐसा तो है नहीं कि हवा में लटके, या नदी है वो हवा में बह रही है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है ना। या तालाब है वो हवा में बह रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर है? इसके नीचे भी तो कोई स्थलखंड ही होगा भाई। समुद्र है, समुद्र के नीचे होगी तो कहीं ना कहीं जमीन ही होगी, उसके ऊपर ही तो ये समुद्र विस्तारित है। ऐसा तो नहीं कि हवा में दिख रहा है कि जिसके नीचे कोई आधार नहीं है। किसी चीज को टिकने के लिए आधार चाहिए, तो उस पानी को भी तो एक आधार क्या है? उसके नीचे भी जो स्थलखंड है वो क्या कहलाता है? वो जो है वो कहलाता है महासागरीय बेसिन। ठीक है, अब जैसे महासागरीय बेसिन की हम बात करते हैं तो मान लीजिए ये एक महासागर, ये समझ लीजिए आप है, ठीक है, तो इसमें ये जल भरा हुआ है। ठीक, ये ठीक है ना, ये जो जल भरा, अभी जो गड्ढे नुमा जो आकृति है ये क्या कहलाती है? कहलाती है बेसिन। ठीक है ना, ये क्या कहलाती है? बेसिन। जैसे आप सबके घर में वॉश बेसिन आपने
सुना होगा ना, जिसमें हम लोग हाथ धोते हैं, वो वॉश बेसिन। तो वो बेसिन क्या चीज होती है, वो जो गड्ढे नुमा आकृति होती है ना, सब व्हाइट कलर के, आजकल तो कई कई कलर के आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बेसिन। यानी कि जिस ये जो गड्ढे नुमा आकृति ये बेसिन कहला रही है, ठीक है ना। इसमें जल भरा हुआ है, तो हमें जो स्थलखंड का भाग है वो क्या कहलाया जाएगा, महासागरीय बेसिन। और इसके ऊपर जो जल है उसे हम जलमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो महासागरीय बेसिन का मतलब समझ गया ना, कि ये जो महासागर है इनके नीचे भी जमीन पाई जा रही है, ठीक है ना। स्थलखंड भूभाग, ठीक, दृढ़ भूभाग, उसके ऊपर ही महासागर बह रहे हैं, ठीक, बात समझ में आ गई। तो वो क्या होगी, वो हो जाएंगे आपके महासागरीय बेसिन। बात समझ में आ गई कैसे हमने स्थलमंडल में क्यों रखा गया। अब तो बात क्लियर हो गई होगी सबके, ठीक है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या है, हाँ बिल्कुल, सारे महासागर भी एक दूसरे से जुड़े। कितने महासागर हैं, टोटल 5 महासागर है, और ये 5 महासागर जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये बात सबको क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। जितने भी ये महासागर हैं, चाहे हम प्रशांत की बात करें, अटलांटिक की बात करें, हिंद महासागर की बात करें या आर्कटिक महासागर की बात करें, ये सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए जलराशि हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग है, कि ये महासागर अलग, ये मतलब अलग, ऐसा नहीं, सारे एक ही महासागर है। सिर्फ इनको क्या किया हमने, जगह के वाइज इनको नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो अब प्रश्न ये होता है, जब सारे महासागर जुड़े हुए हैं, तो आपकी बुक में भी प्रश्न दिया गया है, क्या महाद्वीप, सारे महाद्वीप भी जुड़े हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा कि सारे महाद्वीप भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, अब मान लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं, इधर मैंने ये बनाया आपको, मान लीजिए, ठीक, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बना दिया साउथ अमेरिका का मानचित्र, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से ये मान लीजिए आपका किसका है, अफ्रीका का, ठीक है ना। सही नहीं बनाया, सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से बनाया। तो ये अब इसके बीच में एक सागर बह रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर, ठीक। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। इन दोनों के बीच में जो महासागर है उसे हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। इस महासागर ने इस महाद्वीप और इस मतलब ये जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग कर रखा है इस जलराशि ने, जिसको हमने नाम दिया है अटलांटिक महासागर। ये तो बात सही है, लेकिन इस जलराशि के नीचे भी तो कोई स्थलखंड है या नहीं होगा। मैंने आपको समझाया महासागरीय बेसिन, उसी के ऊपर तो ये महासागर बह रहा हुआ। तो ये स्थलखंड यानी कि इधर से, इस साइड से ये इस महाद्वीप से जुड़ा हुआ होगा, और इधर से ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ। यानी कि ये महाद्वीप जो है एक दूसरे से है तो जुड़े हुए, खाली क्या ये जो सागर बीच में आ गया है, इसने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया। बात समझ में आई। और जब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं तो हमें एक सिद्धांत भी पढ़ाया जाता है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि प्राचीन समय में ये सारे महाद्वीप जो हैं, जितने भी हमारे 7 के 7 महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक जो हलचलें हों, उसकी वजह से क्या हुआ कि इनमें दरारें आई और ये एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग महाद्वीप के रूप में विकसित हुए। और जो इनके बीच में जगह हुई, वहाँ क्या हुआ, जलाशयों का निर्माण हो गया, और जो है वहाँ पर महासागरों का जन्म हो गया। ये एक ऐसा सिद्धांत जब हम बड़े सिलेबस को पढ़ते हैं या बड़ी क्लासेस में आते हैं, तब हमको ये पढ़ाया जाता है। आप छोटी क्लासेस में, इसलिए इसको हम विस्तार से डिटेल से नहीं बता रहे। खाली आपको ये जानना है कि सारे महाद्वीप भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे महासागर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका उत्तर हाँ ही है। और अगर आपको समझाने के उद्देश्य से मैंने बताया कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में अगर सागर है या समुद्र है, तो उसके नीचे के जो स्थलखंड है वो तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि महाद्वीप भी कभी ना कभी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ये बात क्लियर हो गई ना सबको, ठीक है ना। तो सारे महाद्वीप भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और महासागरीय बेसिन के द्वारा महाद्वीप और महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। इसके बाद एक चीज हमें और पढ़नी है, वो क्या पढ़ना है, समुद्र तल। समुद्र तल क्या होता है, इसके बाद हमें पढ़ना है समुद्र का तल, ठीक है। तो समुद्र तल होता क्या है, देखिए जितने भी स्थलखंड है इनकी ऊंचाई का जो है, इनकी जो ऊंचाई है वो कहाँ से नापी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 11,848 किलोमीटर जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 किलोमीटर जो है वो ऊपर है, ठीक है ना। ऊंचाई उसकी कितनी है, 8,848 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है।
और जो मैरियाना ट्रंच जो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में एक मैरियाना गर्त है यानी गड्ढा है, उसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। ठीक है, यानी कि कौन ज्यादा गहरा हुआ, यानी जो मैरियाना गर्त है प्रशांत महासागर का वो 11,022 मीटर उसकी गहराई है, जबकि माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 8,848 किलोमीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आया। तो ये अगर हम इस जो ये पर्वत है इसे समुद्र में डाल देंगे तो क्या होगा भाई, किसकी गहराई ज्यादा है, मैरियाना ट्रंच की गहराई ज्यादा है, तो उसमें ये पूरा जो हमारा पर्वत है जिसकी ऊंचाई जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है पूरा के पूरा उसमें डूब जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, पूरा के पूरा उसमें डूब जाएगा, इतना गहरा जो है प्रशांत महासागर का मैरियाना ट्रंच है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब हमें समझना क्या है, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे समुद्र तल। ठीक है ना, तो समुद्र का तल क्या चीज होती है। ठीक है, समुद्र की जो ऊपरी सतह होती है, देखिए समुद्र की गहराई किसी भी समुद्र की अलग अलग हो सकती है, प्रशांत महासागर की अलग हो सकती है, अटलांटिक महासागर की अलग होती है, हिंद महासागर, सबकी गहराई अलग है। लेकिन समुद्र तल क्या है, यानी जैसे कि ये समुद्र मान लीजिए बह रहा है, ठीक है, ये समुद्र की मान लीजिए मैंने आकृति बना दी, ठीक, ये आकृति आपकी समुद्र की बनी हुई है। ठीक, तो समुद्र तल क्या है, जो ऊपरी सतह है ये, ठीक है ना, जो ऊपर, ये इस गहराई की बात नहीं हुई, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये गहराई नहीं, सिर्फ जो ऊपरी सतह है, ये सतह जो है सागर या समुद्र तल की सभी स्थानों पर एक ही मानी जाती है। ऐसा नहीं होता कि इस तल को कुछ हम घटा बढ़ा देंगे, हर स्थान पर, चाहे आप प्रशांत महासागर का, चाहे अटलांटिक महासागर या किसी भी महासागर का मानेंगे, तो वो समुद्र तल की जो ऊंचाई है, ये समुद्र तल जो है वो हमेशा क्या कहता है, एक समान माना जाता है, कि ये जो है एक समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपरी सतह जो है अलग अलग, हर महासागर के अलग अलग होंगे, नहीं, गहराई अलग अलग हो सकती है। अंतर समझिए, अंतर समझने के लिए मैं इतने डिटेल से बता रही हूँ। ये जो चीज है, ये गहराई है, ये अलग अलग है, सबकी है, लेकिन जो ये ऊपरी तल, ऊपरी सीमा है, ये हर महासागर की एक ही होती है, एक ही मानी जाती है, जिसे माना क्या जाता है, जीरो माना जाता है यहाँ पर। ठीक, इस तल को क्या माना जाता है, जीरो। इसीलिए जितने भी स्थल खंड की ऊंचाई का वर्णन किया जाता है वो इसी तल को आधार मानकर किया जाता है। ठीक है ना, जब भी हम किसी स्थान की, जैसे मैंने बताया आपको अभी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की मैंने बात की, 8,800 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, इसे हमने बताया है, तो ये कहाँ से नापी गई, समुद्र तल से, यानी जीरो से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, कितनी ऊंचाई पर, 8,800 किलोमीटर की ऊंचाई जो है वो कौन लिए हुए है, माउंट एवरेस्ट। तो ये जो समुद्र का जो स्तर है वो हर जगह, समुद्र तल है जो वो हर जगह समान माना जाता है, इसीलिए इसकी यहाँ इसे जीरो से वर्णित किया जाता है। ये समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, इसको हमेशा जीरो माना जाता है, वो किसी भी समुद्र तल का हो वो जीरो होगा। और इससे ऊपर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम उस ऊंचाई को समुद्र तल से मान लेते हैं। तो समुद्र तल समझ में आ गया, समुद्र तल क्या होता है। ठीक है ना, समझ में आया कि समुद्र तल क्या है। अब कभी कंफ्यूज मत होइएगा, गहराई की बात नहीं हो रही कि आपसे कोई कहते कह रहे मैरियाना ट्रंच तो इतना है, अटलांटिक इतना, तो इस तल कैसे बराबर हो गया, नहीं, तल कैसे बराबर होगा, ऊपरी सतह से नापा जाता है। ठीक, जो हमेशा जीरो ही माना जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे इससे ऊंचाई ऊपर बढ़ती है वैसे हम इसकी ऊंचाई को बताते कि वो ज्यादा ऊंचा है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से इतनी होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये क्या है आपका मैंने आपको क्या बताया, समुद्र तल की ऊंचाई बताई। ठीक, समुद्र तल से ऊंचाई कैसे नापी जाती है, समुद्र तल किसे कहते हैं, ये नापा बताया। ठीक है ना, तो आपको महासागर और महासागरीय बेसिन समझ में आ गए होंगे, इस तरह जिन्हें दो भागों में मैंने बताया। ठीक है ना, अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम सारे महाद्वीपों का वर्णन धीरे धीरे से करेंगे, जितना कि आपकी किताब में, आपकी बुक में दिया गया है उसी हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे, ताकि आपका अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाए। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सातों महाद्वीप हम एक उसमें नहीं पढ़ाएंगे, एक एपिसोड में नहीं पढ़ सकते हैं, इसको छोटे छोटे एपिसोड में बांट के मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो जरूर बताइएगा, मैं उसे आपको सही कर आपको समझाने का प्रयास जरूर करूंगी। धन्यवाद।